हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई और एक धमाकेदार वीडियो के अंदर। हमने दोस्तों एक नया चैनल क्रिएट किया है जहां पे हम अब कार रिव्यू भी करने वाले हैं। इससे पहले हम बैंक निफ्टी रिव्यू करते थे, निफ्टी रिव्यू करते थे, बिटकॉइन रिव्यू करते थे, लेकिन अब गाड़ियों का भी रिव्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। मुझे बचपन से गाड़ियों का काफ़ी शौक था और कोई भी लड़के होते हैं, बेसिकली लड़कों में गाड़ियों का शौक काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो मुझे बचपन से शौक था। फिर जब मैंने थोड़े पैसे कमाना स्टार्ट किए तो मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी जो कि थी किया सेल्टॉस। उसके बाद से फिर मैंने फॉर्च्यूनर ली, फिर हैरियर ली। अभी मेरे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी गाड़ियों का कलेक्शन है। सो डे बाय डे मतलब गाड़ियाँ बहुत है, तो मैंने सोचा कि इसको चलो कुछ यूज़ करते हैं, बिकॉज गाड़ियाँ मैं सब चलाता हूँ और नई नई गाड़ियों में भी इंटरेस्ट है और भी गाड़ियाँ आगे लेंगे ही। तो मैंने सोचा कि एक नया चैनल क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम गाड़ियों का रिव्यू करेंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं इस फॉर्च्यूनर का रिव्यू करने वाला हूँ। इस गाड़ी को हमने टोटल आज तक चलाया है 70,000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर ये मेरी फॉर्च्यूनर चल चुकी है, जिसमें से रफली 40,000 से 45,000 50,000 के आसपास मैंने चलाया है। ठीक है, बाकी घर में भैया हैं और दोस्त लोग हैं, तो सब लोग मिलजुल के चलाते हैं, तो रफली 40,000 के आसपास तो कम से कम चलाया ही होगा मैंने 70,000 में से। सो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा कि किस तरीके की ये गाड़ी है, क्या इसमें अच्छी चीज़ है, क्या ख़राब चीज़ है, क्या आपको फॉर्च्यूनर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, अगर आप फॉर्च्यूनर के बारे में प्लान कर रहे हैं तो क्या बेस्ट हो सकता है, मैंने जब प्लान किया था तो क्या क्या चीज़ें सोच के करी थी। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज जो है हम बात करेंगे कि आखिर में मैंने फॉर्च्यूनर लेने का सोचा क्यों, क्या एक्चुअल वजह थी। तो फॉर्च्यूनर से पहले मेरे पास किया सेल्टॉस थी। ठीक है, किया सेल्टॉस से मैंने जब पहली गाड़ी ली थी तो मुझे कहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना रहता था। मैंने सोचा कि नॉर्मल भाई कुछ इतना काम वाम है नहीं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन करता था, वीडियोज़ बनाता था, तो सोचा शहर में थोड़ा बहुत चलना होगा। फिर मैंने जब किया ली तो थोड़ा सा हमने ट्रिप मारना स्टार्ट किया। ठीक है, धीरे धीरे घूमना फिरने का तब शौक चालू हुआ। ठीक है, क्योंकि पहले तो पैसा कमाया, फिर दोस्ती यारी बढ़ी, फिर उसके बाद ट्रिप लगना स्टार्ट हुई। तो किया सेल्टॉस से मैं चलता था। एक बीच में क्या हुआ था, एक किया सेल्टॉस का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे सेल्टॉस आधी आधी बीच में से हो गई थी। ठीक है, तो वो वीडियो जब मैं देखा, वो फोटोज़ में देखा, तो मुझे भाई अब किया से डर लगने लगा अपने कि भैया यार इतना हाईवे पे चलते हैं, इतनी मतलब एक्सीडेंट हुआ तो ये गाड़ी आधा आधा गई, तो सेफ्टी रेटिंग उसमें कुछ नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब ऐसी एक एसयूवी पे अपग्रेड करते हैं जो एक पहली बात तो जिसमें सारे मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जिसमें मेरे सारे दोस्त लोग आ सकें, मेरी पूरी फैमिली एक साथ आ सके, उसके साथ साथ हम सबसे बड़ी बात हमें सेफ्टी देखने के लिए मिले, और सेफ्टी के साथ साथ एक भौकाली गाड़ी होनी चाहिए। तो वो थी फॉर्च्यूनर, क्योंकि देखो उस वक्त माइंड में बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी। एमजी की एक गाड़ी आती थी ग्लॉस्टर, उसके बाद से फिर इंडिवर उस टाइम पे इंडिया में जो है, जब मैंने लिया तो उस टाइम पे इंडिवर इंडिया में बंद हो गई थी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस थे, बट उसमें से सबसे बेस्ट क्या था, फॉर्च्यूनर, क्योंकि फॉर्च्यूनर की रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। पूरा जो है आपका जो क्राइटेरिया था, मेरा जो भी बेसिक मुझे नीड्स थी, वो सारी चीज़ें फुलफिल ये गाड़ी कर रही थी। तो ये प्लान करके मैंने फॉर्च्यूनर लिया ये गाड़ी। ठीक है, सारी चीज़ें मेरी फुलफिल हो रही थी, इसलिए मैंने फॉर्च्यूनर को लिया। अभी बात आती है सबसे पहला पॉइंट, इस 70,000 किलोमीटर मैंने जो ड्राइव किया इस गाड़ी को, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, क्या वो चीज़ें फुलफिल हुई। ये जो गाड़ी मैंने 70,000 किलोमीटर चलाई, क्या इसका रिव्यू रहा, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा। तो अगर मेरी पर्सनली माने तो इस 70,000 किलोमीटर मैं कहूँगा गाड़ी फुल पैसा वसूल थी। ठीक है, मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इस गाड़ी रिलेटेड, जो भी अच्छी चीज़ है, जो भी ख़राब चीज़ है, सब प्रोज एंड कॉन्स आगे आपको वीडियो में पता चलेंगे। जो मेरा 70,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बेहतरीन था, क्योंकि इन 70,000 किलोमीटर में इस गाड़ी को मैंने सोलो भी चलाया है, सिंगल भी इसको मैं लेके गया हूँ। लगभग एक 500 किलोमीटर की ट्रिप थी, 600 किलोमीटर की, उसमें मैं सोलो इसको लेके गया था। तो जाते रहता हूँ 500-600 किलोमीटर एक्स्ट्रा मैं सोलो चलते रहता हूँ। साथ साथ फैमिली के साथ में हम इसमें जो है नेपाल गए हैं, मुक्तिनाथ तक गए हैं। मुक्तिनाथ जहाँ पे -16 -17 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ठीक है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे भी गाड़ी लेके गया हूँ। उत्तराखंड में हम काफ़ी ऊपर तक इस गाड़ी को लेके गए हैं। उसके बाद से दूसरी चीज़ कि इसमें 3 पीछे 3 बीच में 6 और 2 लोग आगे, 8 लोग बैठ के गए थे हम लोग, और जो कि पूरी कंफर्टेबल और पूरी अच्छी तरीके से हमने ट्रिप करा था, सब मैं आपको शेयर करूंगा। तो ये जो 70,000 किलोमीटर को हमने गाड़ी को चलाया, उसमें काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है,
क्या इस 70,000 किलोमीटर में हमें इस गाड़ी का कोई ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला? क्या कभी बीच रास्ते में यह गाड़ी हमको धोखा दी? तो इसका जवाब है नहीं। आज तक कभी भी बीच रास्ते में ये गाड़ी कभी खड़ी नहीं हुई। यही जो ट्रस्ट है, इसलिए लोग फॉर्च्यूनर पे इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर के बीच में कभी भी नहीं गाड़ी रोड पे खड़ी हुई। हाँ, पंचर वाली बात अलग होती है, कहीं भी गाड़ी पंचर हो सकती है, तो उसकी बात अलग है। यही वो जगह थी, इस गाड़ी से एक बार ला के हम स्टंट कर रहे थे, तो एक गड्ढे में गाड़ी का टायर गया था और उसका उस साइड लेफ्ट साइड वाला टायर जो था वो फट गया था, वो अलग पार्ट हो गया। बट उसके बीच में कभी भी ना, मतलब ये गाड़ी मुझे धोखा नहीं दी 70,000 किलोमीटर के बीच में। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी का मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। चलिए, ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया कि बेसिक ओवरव्यू पहले क्या था, ठीक है। गाड़ी मैंने क्यों ली, क्यों प्लान करी, कितना चलाया, ये सब आपको चीज़ें समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें ख़राब हैं, ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको एक बार पहले दिखाऊंगा, ठीक है। इस गाड़ी में सबसे पहले हम खराबी से स्टार्ट करते हैं। खराबी एक्चुअली क्या क्या है? तो मेरे लिए पर्सनली, मेरी एज अभी जो है ऑलमोस्ट 22 साल है, तो इसका मुझे सबसे जो थोड़ा सा एक ख़राब चीज़ लगता है वो रहता है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। देखो, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दो तरीके से काम करता है। एक तो देखो, चलाने में अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है, और फिर कहोगे तो ख़राब भी, कहो तो अच्छा भी है। हाईवे के लिए मुझे काफ़ी फन है, लेकिन अगर सिटी में बात करेंगे ना, तो सिटी में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग पे ड्राइव करना ना काफ़ी टफ हो जाता है, बिकॉज हैंडल काफ़ी हैवी है, मोड़ दो ऐसे ऐसे करके हाथ दोनों लगा के मोड़ना पड़ता है। वहीं इसी की जगह मेरी हैरियर तो एक उंगली से मैं नचा देता हूँ, ठीक है। तो इसका मुझे एक ख़राब चीज़ लगा कि इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग जो टोयोटा ने दिया है, उसकी जगह अगर इलेक्ट्रिक रहता तो काफ़ी ज़्यादा फन टू ड्राइव ये कार रहती। दूसरी चीज़, इसका जो क्लच है, एक बार आप जूम करके दिखाइए, इसका जो क्लच है वो भी थोड़ा सा ना टाइट है, ठीक है। बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स करेंगे ना, तो इसका क्लच भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट देखने के लिए मिलता है। उससे क्या होता है कि सिटी के लिए गाड़ी ना, अगर आप मतलब एक गाड़ी ओन करते हो, तो अगर आपके पास ड्राइवर है तो गाड़ी चलाने में तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको पर्सनली इसको सिटी में ड्राइव करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअल ना लेके ये गाड़ी को ऑटोमेटिक लीजिए, क्योंकि जो इसका क्लच है ना, वो भाई आपका दबाते दबाते आप, ठीक है, भले आप, चलो मैं तो छोटा हूँ, थोड़ी मेरी एज कम है, ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े भी हो तभी भी आपका पैर जो है दर्द करेगा क्लच दबाने में। तो ये चीज़ आपको याद में रखनी है, ठीक है। दो इसके खराबियाँ हो गई। तीसरी खराबी मैं गिनवाना चाहूँगा, इसकी जो है, जब ये गाड़ी मैंने ली थी, इसमें पहले JBL का साउंड सिस्टम आता था। 2022 वगैरह 21-22 में JBL का साउंड सिस्टम आता था। उसके बाद से JBL का टोयोटा ने साउंड सिस्टम को हटा दिया, ठीक है। तो इसमें मुझे जो है साउंड सिस्टम अलग से लगवाना पड़ा था, बिकॉज वो जो साउंड सिस्टम था बड़ा घटिया साउंड सिस्टम था जो टोयोटा ने दिया था, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो हटवा के मैंने फोकल का जो है साउंड सिस्टम लगवाया था। JBL का था भी, बट फोकल का इसका कंपेटेबल आता है टोयोटा के लिए, तो इसलिए वो लगवाया था। तो वो मुझे 50-60 हज़ार रुपये के आसपास पड़ा था, तो वो एक अपग्रेड करना पड़ा था। बट अभी आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अभी जो है टोयोटा फिर से JBL का साउंड सिस्टम देना टोयोटा ने स्टार्ट कर दिया है। तो ये आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा है ना, वो नहीं होने वाला है। वो आपको जो है साउंड सिस्टम लगाया इसमें मिलेगा, तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तीसरा पॉइंट उसको ख़राब नहीं कह सकते। दो पॉइंट जो ख़राब लगे वो ये है कि एक तो आपको क्लच वाली दिक्कत, एक स्टीयरिंग वाली दिक्कत, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पहले दिक्कत थी म्यूजिक वाला, अब सही हो गया है। चौथा पॉइंट इसकी बात करते हैं। तो जब भी इस गाड़ी को मैं ड्राइव करता हूँ, तो जब मैं 2 व्हील ड्राइव पे करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4H में करूँगा तो भी गाड़ी 4 व्हील एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन जब इस गाड़ी को मैं 4 लो में करता हूँ, 4L लगाता हूँ, ठीक है, कहीं भी मुझे लाइक यहाँ पे अभी मैं इस जंगल में ऑफ रोडिंग कर रहा था, तो जब मैं 4 लो लगाऊंगा और उसको मैंने 2-3-4 मिनट चला दिया, तो उसके बाद 4 लो से मैं जब स्विच करूँगा ना H2 पे या H4 पे, मतलब उसके बाद से जब मैं 2 व्हील ड्राइव पे आऊँगा या हाई जो है 4H पे आऊँगा, मतलब 4 व्हील हाई पे आऊँगा, तो वो स्विच होने में टाइम लगता है। ये इस गाड़ी की बड़ी दिक्कत है कि आप वो गाड़ी तुरंत स्विच नहीं करता है। मतलब कभी कभार 5 मिनट, कभी कभार 10 मिनट, कभी कभार इवन आधे घंटे तक गाड़ी स्विच नहीं हुआ है। यहीं की एक बात, एक बार गाड़ी में घूमने लेके आया था, गलती से मैंने 4 लो लगा दिया, पूरा जंगल मैंने चलाया, यहाँ से मैं, मतलब वो गाड़ी फिर जब आप लो में होगी ना, तो फिर गाड़ी ज़्यादा भगेगी नहीं, एक्सेलरेट ज़्यादा नहीं होगी, पावर गाड़ी में बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन गाड़ी एक्सेलरेट नहीं होगी। तो आधे घंटे तक जो है मैं गाड़ी को जो है चलाया, ले जाके घर जब गाड़ी खड़ी किया, घर पे छोड़ा, तो उसके बाद अपने आप हटा। मैंने जो है स्विच करके जो है 4, एक बार आइए कैमरा लेके इधर आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ 4 लो 4 हाई एक्चुअल जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो था, मैंने यहाँ पे 4, आपको दिख रहा होगा H2 H4 सब सिस्टम दिख रहा होगा। तो जब मैं H2 लगा दूंगा, ठीक है, H4 में आ गई, L4 जब मैं करूँगा, ठीक, गाड़ी लो में आ गई, ठीक। गाड़ी का लो कई बारी क्या होता है, हटता नहीं है। अभी देखिए हट गया, ठीक है, अभी ये लगाया मैंने, अभी हट गया। लेकिन कई बारी क्या दिक्कत आती है इसमें, ये मुझे जो इशू पर्सनली देखने के लिए मिला, इसका मैं वीडियो अभी जब एक बार 4L में चलाऊंगा, चला के दिखाऊंगा, तो ये गाड़ी कई बारी 4 लो में फंस जाती है और 10-10, 20-20 मिनट तक हटता नहीं है। ये काफ़ी दिक्कत है। हो सकता है मेरे गाड़ी में ही हो। क्या अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर के ओनर हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके साथ भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो मेरे साथ पर्सनली ये दिक्कत है।
तो ये 4 मेजर दिक्कतें हैं। 5वां दिक्कत ये है, वो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मुझे लगता था वायरलेस कारप्ले देना चाहिए था। इसमें जो है वायरलेस एप्पल ऑटो कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से केबल लगाना पड़ता है, जो एक काफ़ी दिक्कत होती है। बिकॉज आज के टाइम में जो भी छोटी से छोटी गाड़ियाँ, बड़ी सी गाड़ी, सब गाड़ी में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, इसमें वो चीज़ नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से, मेरे एज अ जेन्युइन ओनर, मुझे ये 5 दिक्कतें इस गाड़ी में लगी, ठीक है। और भी चीज़ें हैं तमाम, अभी वीडियो के अकॉर्डिंग बात करें, बट ये 5 मेजर दिक्कत है। बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो है आप लोग चीज़ें समझिएगा, ठीक है। ये इसके मेजर जो है वो कमियाँ थी। अब बात करते हैं इसकी अच्छाइयों की। तो भाई मैं सच्ची बताऊँ, एज अ फॉर्च्यूनर, इस गाड़ी की मैं अगर अच्छाइयाँ गिनाऊंगा तो अच्छाइयाँ गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। बिकॉज इस बजट रेंज में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं मिलती जिसमें आराम से 8 लोग बैठ जाएँ, ठीक है, पीछे आपकी पूरी ट्रॉली लोड हो जाए, उसके बाद भी आप बढ़िया जर्नी कर सकें, कॉस्ट एफिशिएंसी रहे, सर्विसिंग कॉस्ट बहुत कम आते, सब अभी सब एक एक बात करके बात करेंगे। तो फीचर्स इसके बहुत सारे कमाल के हैं, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी रिलायबल गाड़ी, मैंने बताया 70,000 किलोमीटर में आज तक इस गाड़ी में मुझे कभी ज़िंदगी में कोई इशू नहीं आया, ठीक है। टायर फटा वो अलग चीज़ था, मैं खुद स्टंट मार रहा था तो इसके लिए टायर फटा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, बजट सेंट्रिक है, कॉस्टिंग वगैरह सब। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसका एवरेज क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो जब भी आप इसको हाईवे पे ड्राइव करेंगे, ठीक है, अलग अलग स्पीड है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो अगर आप इसको 100 से 120 के आसपास ड्राइव करते हैं हाईवे पे इसको, तो आपको जो है ऑलमोस्ट 12 से 13 का एवरेज मिलेगा। अगर आप 100 to 120 ड्राइव करते हैं तो बड़ी इजीली आपको लॉन्ग रूट पे 12 से 13 का एवरेज आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर वही आप इसको सिटी ड्राइव करेंगे, ठीक है, तो आपको 9 से 10 का कांस्टेंट एवरेज आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, 9 से 10 के आसपास। और वहीं हाईवे पे आप अगर इस गाड़ी को 150 160 भगाते हैं, सब हमने किया हुआ है, धीरे भी चलाया हुआ है, जब फैमिली रही तो इस गाड़ी को धीरे भी चलाया है, जब हम खुद लेके घूम रहे थे 190 195 तक भी लेके गए हम इस गाड़ी को, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फिर अगर आप इसको गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है, अच्छी स्पीड में चलाते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे रफली 9 9.5 ऐसे के आसपास एवरेज, 10 नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप 160 170 चलेंगे तो 9 9.5 के आसपास एवरेज आपको देखने को मिलेगा। अच्छी तरीके से चलाएंगे तो 12 13 भी जाएगा अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई इसके माइलेज की। इसकी बात करेंगे सर्विसिंग का, कि सर्विसिंग का कितना कॉस्ट आया। आज तक मुझे इसमें क्या क्या पार्ट्स चेंज कराने पड़े, क्या क्या पार्ट मुझे चेंज कराना पड़ा। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका, जब क्लच प्लेट जो है मैंने चेंज कराया था 13,000 किलोमीटर पे। हुआ क्या था कि मैं इस गाड़ी को जो है, जब नई नई फॉर्च्यूनर आती है तो भाई सबको 4 व्हील ट्राई करने का मन करता है। तो मैं इस गाड़ी को खेत में लेके गया था, ठीक है। इस गाड़ी को मैं खेत में लेके गया था और खेत में ये गाड़ी जो थी मेरी फंस गई थी, चारों पहिया जो है फंस गया। वहाँ पे क्या हुआ, मैं गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी नहीं निकल रही थी। तो मेरे गांव के ही एक भैया थे, ठीक है, वो बोले कि लाओ मैं निकालता हूँ। और वहाँ पे इतना मतलब उन्होंने क्लच पे लेके इस गाड़ी को निकालने की कोशिश किया कि इसका क्लच प्लेट उसी वक्त जो है पूरा महक गया, ठीक है, बहुत गंदा तरीके से। और ऑलमोस्ट 50-60% इसका जो क्लच प्लेट था उसी दिन खत्म हो गया, क्योंकि बहुत गंदे तरीके से इसको हम लोग निकालने का ट्राई किया। इसीलिए उसके बाद थोड़ी 2-3 हज़ार किलोमीटर चली, उसका गाड़ी का एकदम जो है क्लच एकदम ढीला हो गया था और उसका गाड़ी का एकदम लोड नहीं ले रही थी। तो फिर हमने 13,000 किलोमीटर पर इसका क्लच प्लेट जो है वो चेंज कराया था। ये एक दिक्कत थी, बट उसके बाद आज तक क्लच प्लेट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लच प्लेट मेरे ख्याल से शायद 20,000 का था, मुझे याद नहीं आ रहा कितने का था। अभी जो है हम बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की, कि आखिर में इसका ब्रेकिंग का क्या हिसाब किताब रहा। तो आज तक मैंने इसका 2 बार जो है वो ब्रेक पैड चेंज कराया है। बेसिकली एक बार जो है लगाया मिला, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास मैंने जो है इसका आगे वाला चेंज कराया, ठीक है। फिर उसके बाद से जब दूसरी बार हुआ था तो आगे पीछे दोनों चेंज हुआ था, फिर उसके बाद से एक बार और हुआ था। मतलब एवरेज ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर के आसपास इसका जो फ्रंट वाला ब्रेक पैड है वो चलता है। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 6500 से लेके 7,000 के बीच में आता है, 6500 से लेके 7,000 के बीच में आता है। तो एवरेज वो तो भाई वियर एंड टियर पार्ट है, तो हर गाड़ी में वो समस्या आपको रहने वाली है, ठीक है। तो ब्रेक पैड भी इसका काफ़ी अच्छा चल जाता है, ठीक है। बात करेंगे ओवरऑल सर्विस की, कि सर्विस में क्या कॉस्टिंग आती है, ठीक है। तो मैंने अभी तक ऑलमोस्ट इसकी मतलब हर 10,000 किलोमीटर पे मैं पर्सनली इसकी सर्विसिंग करा देता हूँ, ठीक है। तो 5-6 बार के आसपास इसकी सर्विसिंग अभी तक हो चुकी है। और एवरेज 15,000 से लेके 18,000 के बीच में खर्चा आता है। जिस बार ब्रेक पैड भी चेंज हुआ है उस बार की भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और वैसे भी 18,000 के आसपास, 15,000 के आसपास, 17,000 के आसपास एवरेज हर बारी उतना इस गाड़ी का सर्विस में
जो है वो खर्चा आता है। तो ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी कार है, बिकॉज कोई भी आप बड़ी एसयूवी जो आगे जर्मन एसयूवीज़ में जाएंगे तो 50,000 1 लाख के आसपास। अगर आप मर्सिडीज़ लेंगे, BMW X7 X5 लेंगे, मर्सिडीज़ GLS लेंगे, तो वहाँ पे आपको 1,50,000 के बीच में कम से कम खर्चा होगा, 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में। डिफेंडर में लेंगे तो वो भी उसमें भी 50,000 से 1 लाख के बीच में खर्चा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एसयूवी कार्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। MG में थोड़ा खर्चा कम आएगा, बट इसमें यही सबसे खास बात ये है कि सर्विसिंग कॉस्ट बहुत कम आती है, ठीक है। माइलेज आपको बता दिया, माइलेज काफ़ी अच्छा है। सर्विसिंग में जो है वो भी काफ़ी सस्ती है। एक साथ इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं, पूरी फैमिली आपकी ट्रिप पे जा सकती है। और उसी के साथ साथ मतलब ओवरऑल सब चीज़ें जो है इस गाड़ी को एक कंप्लीट पैकेज इसीलिए बनाता है, ठीक है। तो बजट फ्रेंडली की अगर बात करें काफ़ी अच्छा है। इनिशियल आपका जब गाड़ी खरीदेंगे तभी खर्चा होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद से बेसिक बाद में आपका मेंटेनेंस बहुत कम रहेगा। दूसरी चीज़, ये वाइपर की अगर हम बात करेंगे तो ये वाइपर भी इसका मैं 2 बार चेंज करा चुका हूँ, ठीक है। इसका वाइपर का जो रबड़ है वो मान के चलिए एक रबड़ आपका 1 साल के आसपास चलता है, तो इसको भी मैं 2 बार चेंज करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका खर्चा आने वाला वो बेसिक बस छोटा मोटा है। हाँ, लाइटिंग में अगर बात करें तो मैंने क्या क्या गाड़ी में मॉडिफाई करा है। मैंने इसमें फॉग लाइट जो है इसकी चेंज कराई है, दूसरी इसमें फॉग लाइट लगाई है, क्योंकि जो पहले वाली फॉग लाइट आती है वो बहुत धीरे आती थी, तो इसकी वजह से रात में पूरा एकदम उजाला कर देता है रोड पर, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। मुझे एक पर्सनल मैंने चीज़ नोटिस करी, और जो मेरे दोस्तों ने भी नोटिस करी, मेरे घर वालों ने भी नोटिस करी थोड़ी सी। मुझे क्या लगता है, जब ये गाड़ी आई तो ऊंची थी, ठीक है। पहले ये जो गाड़ी थी वो थोड़ी ऊंची थी, और बाद में जो है बैठते बैठते चलते चलते थोड़ा सा इसका सस्पेंशन, मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतना इसमें बैठ के इतनी ट्रिप मार दी कि थोड़ा सा इसका सस्पेंशन, मुझे थोड़ी सी गाड़ी बैठ गई, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। इस बार ये मैं सर्विस में ज़रूर ये चीज़ चेक कराऊंगा। वहाँ थोड़ा इनिशियल लगता है कि पहले गाड़ी ऊंची थी, और कई बार जब 4x4 फॉर्च्यूनर मिलती है सामने दिखती है तो उससे हम कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी हमारी गाड़ी बैठी हुई है। अब एक्चुअल ये या तो फिर वही है एक मन का भरम है, या फिर ये हो सकता है, इसका मैं कोई रियलिटी मैं बता नहीं सकता, बट हम लोग ऐसा लगता है थोड़ी गाड़ी ये दब गई है, ये मुझे पर्सनली। तो गाइस आइए जो है गाड़ी को एक बार हम अंदर से देखते हैं। तो इंटीरियर की जो बात रही, काफ़ी एक अच्छा इंटीरियर आपको देखने के लिए मिलता है। मेरे हिसाब से काफ़ी बेसिक और काफ़ी रफ एंड टफ इंटीरियर है, ठीक है। ऐसा नहीं, देखो हैरियर में मेरी इतनी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, बट वो डिस्प्ले जो है वो सारी चीज़ें डिस्प्ले में उसका दे दिया है। ये जो AC वाला बटन है, एक मुझे आजकल की गाड़ियों का जो मॉडर्न गाड़ियाँ हैं सबसे ख़राब क्या है, ये जो टच सेंसर बेस्ड आपको बटन मिलती है, ये बहुत ख़राब है। पता क्या होता है, मेरी हैरियर में AC में हल्का सा टैप करूँगा और AC ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगी, लेकिन फॉर्च्यूनर में ये जो मैनुअल बटन है ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, कभी अचानक से फुल नहीं होती। तो ये जो गाड़ी को थोड़ा ओवर हाईटेक बना देते हैं, ये मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लगता है। मुझे थोड़ा सा क्या चाहिए था, थोड़ा सा इसका डिस्प्ले और बड़ा हो सकता था, बट क्या ही है यार, फ़ोन की डिस्प्ले है, टैबलेट की डिस्प्ले है, लैपटॉप की डिस्प्ले, वहाँ देख लेंगे, ठीक है। बट ये गाड़ी जो आपको चलाने में फील मिलेगा वो अलग मिलेगा। और अगर बात करें तो आपको सीट्स अगर आप देखेंगे तो इसकी सीट्स जो है काफ़ी अच्छी, मतलब ओवरऑल है। ये कलर मैंने लिया था, सो इसका जो है डेजर्ट ब्राउन करके इंटीरियर का कलर है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने के लिए मिलेंगी, चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह सब चीज़ें हैं ही। साउंड सिस्टम भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अभी जो है एक बार आप इसको, मैं आपको इसकी बैक रो दिखाता हूँ। सो गाइस अगर हम बैक रो की भी बात करेंगे तो बैक रो में भी आपको सारी चीज़ें आपको देखने के मिलती हैं। यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। 2 पैसेंजर है, आराम से हैंड रेस्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर अपना कॉफ़ी एंजॉय करना चाहते हैं तो कॉफ़ी आप अपनी रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी आपको पीना हो तो वो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे, और बाकी यहाँ पे भी आपको रियर में भी AC का कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपको बैक सीट भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे भी अगर आपकी फैमिली है तो 3 लोग ठीक है, 2 लोग तो बहुत आसानी से बैठ जाएंगे, तीसरा भी अगर कोई थोड़ा कम एज का है, बच्चा है, या फिर 3 आपके घर में बच्चे हैं तो ओवरऑल काफ़ी आराम से पीछे वाली सीट में बैठ सकते हैं। तो अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं, या फिर 15-20 साल के एज में 3 लोग हैं, ठीक है, तो बड़े आराम से पीछे वाली सीट पे 3 लोग बैठ सकते हैं। 3 लोग यहाँ पे 6 लोग, और 2 लोग आगे 8 लोग। तो अभी जो है मैं सबसे पहले आपको किलोमीटर दिखा दूँ। ऑलमोस्ट 64,540 किलोमीटर के आसपास चली है, ऑलमोस्ट 65,000 के आसपास, ठीक है। तो अभी इस गाड़ी को हम सबसे पहले चला के देखते हैं, ठीक है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका क्या है। तो ओवरऑल गाड़ी जो है यहाँ से मस्त लेके चलते हैं, जंगल में हम लोग बढ़िया घूमा जाएगा। तो मैनुअली हम जो है नॉर्मल मोड पे अगर ये गाड़ी चलाएंगे तो काफ़ी एक अच्छी चलती है, ठीक है। इसमें एक फीचर दिया हुआ है स्पोर्ट्स मोड का। अगर हम गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं तो गाड़ी में पिकअप काफ़ी अच्छा हो जाता है। ओवरऑल अंदर बैठ के एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया। अब देखो यहाँ पे आपको गड्ढे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं गड्ढों में एक बार गाड़ी मैं लेके आया था और मेरी गाड़ी मैं स्टंट मार रहा था और गाड़ी गिरी थी, और गाड़ी का जो टायर था वो मेरी गाड़ी का टायर फट गया था, ठीक है। गड्ढे में गिर के निकली, मतलब बहुत अंदर गड्ढा था। कोई दूसरी गाड़ी रहती तो उसका एलॉय वाला टूट जाता, बट मेरा होपफुली किस्मत अच्छी थी, लक अच्छा था कि मेरी गाड़ी का टायर नहीं टूटा। तो ओवरऑल राइड क्वालिटी यार
बहुत अच्छी है फॉर्च्यूनर की, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जो कॉस्ट एफिशिएंसी मैंने बताई, सारी चीज़ें बताई, सारी चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। और जो मैं लो हाई की बात कर रहा था, देखिए मैं एक बार अभी इसमें लो मोड लगाऊंगा, ठीक है। लो मोड लगा के जब मैं 2-3 मिनट चला दूंगा ना, तो लो मोड इसका हटता नहीं है, ठीक है। ये लो मोड में देखिए अभी गाड़ी चल रही है, ठीक। अब देखिए मैंने लो मोड हटाया ना, अभी तो तुरंत हट गया, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, लो मोड इसका नहीं हटता है। एक बार मैं पहाड़ पे गया था उत्तराखंड, वहाँ पे ऐसे सेम दिक्कत आई थी। एक बार आपको पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहाँ का बताया। तो कभी कभार ये लो मोड वाले दिक्कत आती है, ठीक है। अगेन राइड क्वालिटी बहुत स्मूथ है यार, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बस दिक्कत ये है कि थोड़ा हैंडल ये जो है थोड़ा ज़्यादा टाइट है। सिटी ड्राइव करेंगे, क्लच थोड़ा सा ज़्यादा टाइट है। तो सिटी ड्राइव अगर आपको करनी है तो आपको ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है। और सोच रहा हूँ मैं पानी वानी में थोड़ी गाड़ी घुसाऊँ, लेकिन अगर गाड़ी फंस गई तो फिर दूसरी गाड़ी टोचन करने के लिए बुलाना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा कोई ऐसा वो रिस्क नहीं लिया जाएगा। ओवरऑल ठीक है, अंदर का एक्सपीरियंस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। बेसिक जितनी चीज़ें चाहिए वो आपको देखने के लिए मिलती ही हैं इस कार में। अभी जो है हम आते हैं इस गाड़ी के कंक्लूजन पे। क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? अभी जो है ऑलमोस्ट 43 लाख के आसपास से इस गाड़ी की स्टार्टिंग है, और ऑलमोस्ट 50 लाख 55 लाख लेजेंडर लेंगे तो अलग ही मतलब ओवरऑल है। बट ये बेसिक अभी 43 लाख से स्टार्टिंग होती है 4x2, ठीक है। 4x4 लोगे तो 4 लाख रुपये महंगी पड़ती है। तो क्या आपको 2025 में ये गाड़ी लेनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको इंटीरियर भी दिखाया, गाड़ी का बाहर से भी दिखाया। गाड़ी के बाहर की अगर लुक बात करें तो धांसू लुक है, अंदर से भी रफ एंड टफ है, रगेड जो है सारी चीज़ें हैं। अंदर से भी थोड़ा बड़ी डिस्प्ले नहीं देखने के लिए मिलेगी। वायरलेस चार्जिंग लेजेंडर में आपको मिलती है, नॉर्मल में नहीं मिलती है, ठीक है। वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी, बट ओवरऑल जो भी चीज़ें मिलती हैं वो रफ एंड टफ वाली हैं, लंबा चलेगी। तो आप दो तरीके से, आप इसी जगह मेरी हैरियर है, बहुत फीचर्स मिलते हैं, बहुत चीज़ें मिलती हैं। तो आप अगर रफ एंड टफ गाड़ी चाहते हैं तो डेफिनेटली ये कार ले सकते हो। अगर आप ये भी बात करोगे कि क्या बोलते हैं फीचर्स, देखो मेरे हिसाब से फीचर्स ज़्यादा मायने नहीं रखते। क्यों? क्योंकि गाड़ी में आपको बहुत चाहिए तो एक अच्छा साउंड सिस्टम होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी अब JBL मिल रहा है, तो ऑलरेडी साउंड सिस्टम अच्छा है, ठीक है। एक डिस्प्ले चाहिए, डिस्प्ले भी इसकी काम लायक है, जिसपे मैप दिखाता है। बाकी बाहर से गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लुक है। जो सबसे अच्छी बात है कि मेंटेनेंस इसका काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है। 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसके साथ साथ पीछे आप जो है 3-4 ट्रॉली आराम से रख सकते हो। अगर आपकी छोटी साइज़ है, स्मॉल साइज़ की ट्रॉली है, 4 ट्रॉली आप आराम से रख सकते हो, उसके ऊपर भी बैगेज रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल में रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, जिस रियल लाइफ टेस्ट मैंने इस पर किया हुआ है। पहाड़ में हम लोग 8 लोग बैठ के गए हुए हैं, 4 ट्रॉली बाकायदा भरी थी, ऊपर से और भी थोड़े कपड़े भरे थे, तो कोई दिक्कत कभी नहीं आई, ठीक है। तो मुझे पर्सनली मानो तो इंटीरियर इसका काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। बेसिक जो नेसेसरी चाहिए चीज़ें, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद से अगर हम बात करें बाहर से भी लुक काफ़ी फैंटास्टिक है, मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक 40 से 45 लाख की गाड़ी लेनी है तो डेफिनेटली आपको फॉर्च्यूनर लेना चाहिए। मेरी भी काफ़ी तगड़ी पसंद थी, और आज तक मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर मैंने इसमें 45 लाख रुपए लगाए तो मैं कभी रिग्रेट करता हूँ। इस गाड़ी के लिए मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में नहीं रिग्रेट किया, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सबसे खास बात, पूरी फैमिली एक साथ घूम सकती है, पूरे दोस्त लोग एक साथ घूम सकते हैं। और ये मतलब बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज सब गाड़ियों में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। फिर इनोवा क्रिस्टा में मिलती है, वो भी टोयोटा की ही गाड़ी है। तो ओवरऑल ये गाड़ी आप डेफिनेटली आप ले सकते हो, मेरा ये रिव्यू है। और मुझे उम्मीद है पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में। तब तक के लिए दिस इज़ देवांश राय, साइनिंग ऑफ।